हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। हम लोगों ने पिछली की कक्षाओं में थॉमसन का मॉडल यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था और रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। पिछले में मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा डेट आपको गलत बता दी थी। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का, वो भाई आया था 1911 में। कब आया था? 1911 में, जब अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था रदरफोर्ड और उनके दो शिष्यों गीगर और मार्स्टेन ने। तो आप याद रखेंगे मैंने 1913 बताया था और कब आया था? 1911 में। ठीक है। ये जो 1913 है ये किसका मॉडल है? ये बोर का मॉडल है, तब आया था। ठीक है। चलिए बोर के परमाणु मॉडल की बात करते हैं। क्या बताया गया है इस मॉडल में, जरा ध्यान से समझेंगे हम। ओके। तो डेनिश भौतिक विज्ञानी, ये डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक, क्या नाम इनका? नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को इसकी सहायता से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, उनका क्वांटम सिद्धांत था, उस सिद्धांत की सहायता से रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हैं। और दूर करने के बाद ये अपना एक परमाणु मॉडल ये क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक। और इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल में क्या बातें आपको बताई गई थी, पहले जरा समझते हैं कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में बताया गया था कि जो विकिरण है यानी कि जो प्रकाश तरंगे हैं, विकिरण है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन्हें क्वांटा या क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। और एक क्वांटा, एक यानी छोटे से कण की जो ऊर्जा ई होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। इस चीज को आपको याद रखना, आगे हम बताएंगे इसको। चलिए देखिए, इस परमाणु मॉडल के अनुसार यानी कि बोर का परमाणु मॉडल क्या क्या हमको बताता है। ठीक है। पहला पॉइंट हम इसको पॉइंट में समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। देखिए मॉडल में ये बताया गया यानी कि नाभिक होगा और ये क्या होंगी? वृत्तीय कक्षाएं। यानी नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वृत्ताकार कक्षाओं में यानी गोलाकार कक्षाओं में क्या करेगा? चक्कर लगाता है। दूसरा क्या पॉइंट था? रदर वो परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। यानी कक्षाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में घूमता नहीं है। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी यम वी आर एच अपान यानी एच बटे 2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, यानी कि उसके होल मल्टीपल होता है। ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताएं, ये कोई एक कण लेते हैं, आप कोई एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, ये मान लीजिए क्या है? यही कण है। इस कण को आप एक रस्सी में बांध दीजिए। रस्सी में बांध के आप क्या करें? गोल गोल घुमाइए। तो घुमाएंगे तो एक वृत्ताकार ऐसे मार्ग आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाएगा ना, वृत्ताकार मार्ग है। ऐसे ही आपको इस पथ पर ये कण क्या करेगा? गति करेगा। इस सेंटर ये केंद्र होगा जहां से रस्सी होगी, यहाँ गई होगी। तो रस्सी और कण के बीच की दूरी को हम मान लेंगे आर। ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या। और इस कण का द्रव्यमान कितना यहाँ लिखे हैं आप? यम लिखे हैं। कण कितने वेग से चल रहा था? v वेग से। तो उस कण का जो कोणीय संवेग होगा वो उसका द्रव्यमान और उस कण का वेग और उस कण की जो त्रिज्या है उसका गुणा कर देंगे तो यही कहलाता है कोणीय संवेग। अब ठीक ऐसे ही आप परमाणु की बात करते हो। परमाणु में नाभिक है, नाभिक के बाहर कोई कोश है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहा है ना? इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? द्रव्यमान यम मान लेते हैं, उसका वेग v मान लेते हैं और नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को मान लेते हैं उसकी त्रिज्या r। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा वो यम वी आर, ठीक है, वही है कोणीय संवेग यम वी आर। यहाँ h बटे 2 पाई, जो h बटे 2 पाई एक मान है उसका क्या है? उसका उसके बराबर है। और यहाँ पर लिखा गया है यन, क्या लिखा गया? यन, यानी यम वी आर बराबर यन एच अपान 2 पाई। ये चीज समझते हैं। यहाँ यम क्या है? यहाँ पर यम क्या है? यम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और वी क्या है? वी है इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी इलेक्ट्रॉन वी वेग से नाभिक का चक्कर लगा रहा है। आर क्या है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, यानी नाभिक से कितना दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और यन यहाँ पर क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है
ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर आप कोई भी पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 कहां तक, ये अनंत तक आप इन्फिनिटी तक दे सकते हैं। और यह क्या था वहां पर, वैज्ञानिक प्लांक के नाम पे एक नीतांक है जिसको बोलते हैं प्लांक नीतांक। इसका मान होता है 6.626 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। और पाई जो था, पाई का मान आपको पता है भाई 3.14 या 22 बटा कितना होता है 7। ठीक है, और एक बात समझते हैं, यहाँ n को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और है क्या ये, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है ना। यानी अगर n का मान 1 है तो पहला कोष है, n का मान 2 है तो दूसरा कोष है, n का मान अगर 3 है तो तीसरा कोष है। ठीक है, इस तरीके से बात यहाँ पर बताई जा रही है कि n बराबर अगर 4 है तो कौन सा कोष है, ये चौथा कोष है। तो ये n का मान है, n का मान कोष की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। और ऐसी कक्षा यानी कि जिसके लिए कोणीय संवेग mvr h/2 पाई का पूर्ण गुणज है, ऐसी कक्षाएं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग mvr जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज है, यानी उसके h/2 पाई के पहाड़े में अगर mvr का मान अगर आता है तो ऐसी कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं तथा निश्चित होती हैं। और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए लगातार घूमता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसी कक्षा जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो mvr है, जो h/2 पाई का पूर्ण गुणज है, ऐसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए लगातार क्या करता है, घूमता है। और स्थायी कक्षाओं को आप मुख्य क्वांटम संख्या n यानी मेन एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलेंगे भाई, मेन, यह एनर्जी छूट गया था, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसे 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, अनंत यानी इंफिनिटी आदि संख्याओं या k l m n o एक भी इत्यादि अक्षरों द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ चित्र से बनाया है, ये कोई ना कोई ये परमाणु है, परमाणु के बीच वाला भाग आपको नाभिक यहाँ पर दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या है, परमाणु का नाभिक। और ये नाभिक के बाहर की क्या है, कक्षाएं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ 1 2 3 4 ये कक्षाओं को पता नहीं, इनका मान एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। इसको आप के एल एम एन ओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी यही जो mvr इक्वल टू n h/2 जो 2 पाई लिखा है, ठीक, यहीं पर ये n का मान यानी n 1 2 3 4 5 ये बता रहे हैं। यही है क्या, कोष की संख्या। वहां n का मान क्या था, कोष की संख्या था। ओके, आगे सुनिए, आगे सुन चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सामान्यतः निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं। और निम्नतम ऊर्जा की कक्षा को आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा की कक्षाओं में चले जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, अगर वहां पर बाहर से कुछ ऊर्जा पा जाता है तो ऊर्जा को लेके ऊपर की कक्षाओं में चला जाएगा। अर्थात पहले में से दूसरी में जा सकता है, अगर दूसरे में है तो तीसरी में जा सकता है, चौथी में जा सकता है, पांचवी में जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अपने आगे की कक्षाओं में चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले कोष में है ना, तो इस कक्षा को हम बोलेंगे निम्नतम ऊर्जा की कक्षा। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से दूसरे में, है ना, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, दूसरे में, यहाँ से चला जाएगा तीसरे में, तो उसको बोलेंगे उच्च ऊर्जा की कक्षा। और ऐसी अवस्था को हम बोलेंगे जब यहाँ पर जाएगा उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाता है तब ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के नजदीक से नाभिक से दूर जाता है, ऐसी कंडीशन में ऊर्जा अवशोषित होती है ना, यानी ऊर्जा उसको चाहिए, ऊर्जा लेकर के तब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है, यानी कि हाई से लो लेवल में आता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई परमाणु है, इसका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष।
है ना। तो इसकी ऊर्जा क्या है, पहले को उसकी E1 है, दूसरे की E2, तीसरे की E3, चौथे की E4। तो E1 ऊर्जा जो है वो सबसे कम ऊर्जा की कक्षा है, E2 की और ज्यादा है, E3 की और ज्यादा है, E4 की और ज्यादा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जा रहा है तो वहां ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो E1 निम्न ऊर्जा स्तर है, E2 उच्च ऊर्जा स्तर है, ऐसे E3 उच्च ऊर्जा स्तर होगा, E4 भी उच्च ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देखो E1 से E2 में गया, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, लेकिन ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से कहां पर आएगा, निम्न ऊर्जा की कक्षा में आएगा, जैसे E2 से कहां पर आ गया, E1 में आ गया, ऐसी दशा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो अवशोषण हो, चाहे क्या हो, उत्सर्जन हो, चाहे ऊर्जा अंदर ली जाए, चाहे ऊर्जा बाहर निकाल दी जाए, तो दोनों में ही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में होता है, विकिरण के रूप में होता है। यानी प्रकाश के रूप में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उत्सर्जित करेगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा है भाई, विकिरण क्वांटा या फोटान से बनी होती है। प्रकाश की जो विकिरण है किसे मिलकर बनी है, ये क्वांटा या फोटान से मिलकर के बनी होती है। अब ये क्वांटा या फोटान ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, जिनसे मिलकर के हमारा प्रकाश बना है। और एक क्वांटा जो एक छोटा सा जो पैकेट है जिसमें ऊर्जा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटा बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं भाई, या इसको हम फोटान बोल रहे हैं, को E बराबर एच न्यू से नोट किया जाता है। यानी इस छोटे से क्वांटा की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, एच न्यू। यहाँ यह पीछे आपको बताया गया था, यह क्या होता है, प्लांक नीतांक, वैज्ञानिक के नाम पे नीतांक है, प्लांक नीतांक, पीछे इसका मान भी बताया गया है। और न्यू यहाँ पर है, ये इसको यू ही नहीं भाई, ये न्यू है, इसको न्यू पढ़ते हैं, याद रखना ये न्यू शब्द है। न्यू जो होता है ये उस प्रकाश की विकिरण की क्या होती है, आवृत्ति होती है, यानी कि एक सेकंड में कितना कंपन वो विकिरण करती है, उसको बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो डेल्टा ई है वो E2 माइनस E1 के क्या होती है, बराबर होती है। और और हम इस ऊर्जा को क्या लिखेंगे, एच न्यू लिखेंगे। तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं न्यू बराबर, न्यू यहाँ रहने दो, ये चला जाएगा नीचे, हो जाएगा न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपान एच प्रति सेकंड विकिरण की आवृत्ति यहां से निकल जाएगी। और इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है, यानी कि लीनियर होता है। अगर आपसे पूछा जाए बोर के मॉडल में परमाणु के स्पेक्ट्रम को कैसा बताया गया है, तो आप बताना लीनियर, यानी कि रेखीय होता है। बोर के मॉडल कुछ कमियां भी हैं, क्या कमियां हैं, बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों जैसे हीलियम प्लस, Li2+, बेरिलियम 3+ पर ही लागू होता। ठीक है, और यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन या आयनों जैसे हीलियम प्लस, Li2+, बेरिलियम 3+ आदि के परमाणु स्पेक्ट्रम को ही बता पाता है। यानी दो या अधिक इलेक्ट्रॉन वाले के परमाणु स्पेक्ट्रम को ये मॉडल बता नहीं पाता है। तीसरा, स्पेक्ट्रम की अगर जो एकल रेखाएं हैं वो कई सारी सूक्ष्म लाइनों से बनी होती हैं, यह मॉडल यह बताने में असफल रहा। यानी जो विकिरण की एक लाइन जो मिलती है रेखीय स्पेक्ट्रम में, इसमें बोर के मॉडल में, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्या होता है, या किसी उच्च विभेदन क्षमता की स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं तो वह लाइन कई सारी पतली पतली लाइनों से मिलकर के बनी होती है। इस चीज को वो बताने में असफल रहा। अगली कमी, यह मॉडल जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव को बता नहीं पाया। अब इस बात को याद रखेंगे, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। भाई जीमान प्रभाव क्या है, जरा मैं एक बार आपको बता देता हूं, जीमान प्रभाव। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रभाव यहाँ पर बताया जा रहा है, स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव में क्या बताया गया और जीवन प्रभाव क्या बताया गया, ध्यान से समझिए। तो जो बोर के मॉडल से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम की एक सिंगल लाइन है, एक एकल रेखा है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाएगा, यानी चुंबक का ये अगर उत्तरी ध्रुव है, अगर ये दक्षिणी ध्रुव है, इसी के बीच से क्या करेंगे, इस एकल रेखा को हम गुजारेंगे। ठीक है, एकल रेखा को क्या करेंगे, हम गुजारेंगे। यह एकल रेखा कई सारी पतली पतली लाइनों में क्या होती है, कई पतली लाइनों में क्या होती है, ये बंट जाती है। ठीक है,
और स्टार प्रभाव में क्या है, अगर हम इस सिंगल लाइन को स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो सिंगल रेखा है, जो एकल रेखा है बोर के मॉडल के अनुसार, उसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, यानी कि प्लस 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 और माइनस माइनस, यानी विद्युत क्षेत्र है ये, बिजली का प्लस और माइनस क्षेत्र, ठीक है। उसके बीच से हम क्या करेंगे, इस एकल रेखा को गुजारेंगे, तो भी क्या होता है, यह सिंगल रेखा कई सारी पतली पतली लाइनों में क्या होती है, बंट जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम यानी कि रेखाएं जो है, जो सिंगल रेखा थी वो कई सारी लाइनों में बंट गई। जब यहाँ पर लगाया गया था कौन सा प्रभाव, जब यहाँ पर लगाया गया था, ध्यान देना, जब यहाँ पर क्या लगाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लगाया गया है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर लाइनें, एक सिंगल लाइन कई लाइनों में बट जाती है, इस प्रभाव को बोलते हैं जीमान प्रभाव। और यहीं पर आपने अगर लगा दिया कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अगर लगा दिया, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर जो एकल रेखा यहाँ पर स्पेक्ट्रम की है, जो बोर अपने मॉडल में बता रहे हैं, वह रेखा कई लाइनों में क्या हो गई, बट गई विद्युत क्षेत्र लगाने पर, तब इस प्रभाव को बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। तो ये एकल रेखा कई रेखाओं में बट गई है ना, जब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया जाता है, और या जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है या विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो क्यों ऐसा होता है इस बारे में बोर का मॉडल बता नहीं पाता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर कहलाता है जीमान प्रभाव, अगर विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर ये कहलाता है स्टार्क प्रभाव, ठीक है। ये था बोर का परमाणु मॉडल। ओके, शायद आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।